कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है और जिस घर की दीवारों के बीच हम रहते हैं, ये सब आखिर बना किस चीज से है? आज हम उन्हीं छिपे हुए खजानों की दुनिया में जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं खनिज। अच्छा, एक सवाल है, हमारे घर और हमारे फोन में ऐसी कौन सी एक चीज है जो दोनों में है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला है। और जवाब है मिनरल्स, यानी खनिज। जी हाँ, वही खनिज जो धरती के नीचे छिपे हैं और हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को असल में मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं की कहानी को समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर ये खनिज ना होते तो क्या होता। न ये ऊंची ऊंची इमारतें होती, न पक्की सड़कें, और ना ही वो मशीनें जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाती हैं। सच तो ये है कि हमारी आज की पूरी दुनिया खनिजों की ही नींव पर खड़ी है। तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि खनिज बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? आखिर जियोलॉजिस्ट्स यानी भूविज्ञानी इन्हें कैसे समझाते हैं? चलिए अब इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, खनिज एक ऐसी कुदरती चीज है जो हर तरफ से एक जैसी होती है और उसकी एक तय अंदरूनी बनावट होती है। मतलब इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये हमें सीधे प्रकृति से ही मिलती है। खनिजों की दुनिया भी कमाल की है। सोचिए, एक तरफ है हीरा जो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में गिना जाता है, तो दूसरी तरफ है टैल्क, इतना मुलायम कि उसे नाखून से भी आसानी से खुरचा जा सकता है। यह दिखाता है कि खनिजों में कितनी ज्यादा वैरायटी है। अब एक और मजेदार बात, क्या यह पता है कि चट्टानें और खनिज असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? चलिए इनके इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। देखिए, आसान भाषा में कहें तो चट्टानें खनिजों का एक मिक्सचर हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अलग अलग सब्जियों को मिलाकर एक डिश बनती है, वैसे ही अलग अलग खनिजों को मिलाकर चट्टानें बनती हैं। हाँ, कुछ चट्टानें सिर्फ एक ही खनिज से बनी होती हैं, जैसे चूना पत्थर, लेकिन ज्यादातर में तो कई तरह के खनिज मिले होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतने कीमती खनिज आखिर मिलते कहाँ हैं? चलिए एक तरह के जियोलॉजिकल ट्रेजर मैप पर चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये कहाँ-कहाँ छिपे हो सकते हैं। तो देखिए, खनिज मुख्य रूप से 5 तरीकों से पाए जाते हैं। चट्टानों की दरारों में, सेडिमेंट्री परतों के रूप में, चट्टानों के टूटने के बाद बची हुई मिट्टी में, नदियों में, और हाँ, समंदर में भी। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला तरीका है चट्टानों की दरारों या नसों में। होता क्या है कि जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होती हैं, उनकी दरारों से गर्म पिघले हुए खनिज ऊपर की तरफ आते हैं और फिर वहीं ठंडे होकर जम जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम जम जाता है। और इसी तरीके से हमें टिन, तांबा, जस्ता और सीसा जैसी बहुत जरूरी धातुएं मिलती हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बेहद कीमती हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है परतों में जमना। जरा सोचिए, लाखों सालों तक जब धूल, मिट्टी और खनिज एक के ऊपर एक जमते जाते हैं, तो दबाव और गर्मी से वो चट्टानों की परतों में बदल जाते हैं। कोयला, जिसे हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेंधा नमक, जो हम खाने में डालते हैं, वो सब इसी लंबी प्रक्रिया से बनते हैं। तीसरा तरीका तो और भी दिलचस्प है। देखिए, जब मौसम की वजह से चट्टानें टूटती हैं, तो जो बेकार की चीजें होती हैं वो पानी के साथ बह जाती हैं और कीमती खनिज वहीं रह जाते हैं। ये एक तरह से प्रकृति का अपना फिल्टर सिस्टम है। एल्यूमिनियम, जिससे हवाई जहाज तक बनते हैं, वो हमें बॉक्साइट नाम के खनिज से मिलता है और ये बॉक्साइट इसी अनोखी प्रक्रिया से बनता है। चौथा तरीका है नदियों में। कुछ ऐसे भारी खनिज होते हैं जो पानी में आसानी से घुलते नहीं, तो वो नदियों की तली में या फिर घाटियों में जमा हो जाते हैं। इन्हीं को हम प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं अक्सर इसी तरह से मिलती हैं। फिल्मों में देखा होगा ना, कैसे लोग नदी की रेत छान छान के सोना निकालते हैं। वो असल में यही कर रहे होते हैं। और पांचवा और आखिरी खजाना ये छिपा है समंदर की गहराइयों में। जी हां, महासागरों में खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हम जो रोज नमक खाते हैं वो ज्यादातर समंदर के पानी से ही तो आता है। इसके अलावा समंदर की तली में मैंगनीज नोड्यूल्स जैसे कई और कीमती खनिज भी पाए जाते हैं। तो हमने ये देखा कि खनिज कैसे बनते हैं और कहां-कहां मिलते हैं। ये सब हमें एक ही बात बताता है कि ये खनिज हमारी दुनिया की वो छुपी हुई नींव हैं जिसके बिना सच में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जैसा कि कहा गया है, जो भोजन हम खाते हैं उससे लेकर जो इमारतें हम बनाते हैं, लगभग सब कुछ खनिजों पर ही निर्भर है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। अच्छा, एक सवाल है,
सोचिए कि एक बहुत ऊंची बिल्डिंग, एक कार और एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में कॉमन क्या हो सकता है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। वो कॉमन लिंक है खनिज, यानी मिनरल्स। स्टील से लेकर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स तक ये सारी कमाल की चीजें धरती से निकले कच्चे माल से ही तो बनती हैं। तो सवाल ये है कि ये मिनरल्स असल में हैं क्या और भारत के लिए ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन बुनियादी चीजों को समझते हैं जो इंडिया की तरक्की की मशीन को चला रही हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फेरस मिनरल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें लोहे का अंश होता है। ये हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर रेलवे लाइनों तक हर चीज की रीढ़ की हड्डी हैं। कह सकते हैं कि भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी इन्हीं से शुरू होती है। पर एक मिनट, सभी आयरन ओर एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है मैग्नेटाइट, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, जिसमें 70% तक शुद्ध लोहा होता है। और दूसरी तरफ है हेमेटाइट, जो भले ही क्वालिटी में थोड़ा कम हो, पर हमारी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। अच्छा, लोहे के बाद नंबर आता है मैंगनीज का। ये सिर्फ स्टील बनाने के ही काम नहीं आता, बल्कि ब्लीचिंग पाउडर और पेंट जैसी रोजमर्रा की चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और भारत में उड़ीसा इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये तो हुई लोहे वाले खनिजों की बात। अब जरा उन मिनरल्स की तरफ बढ़ते हैं जिनमें लोहा तो नहीं होता, लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए उनकी अहमियत जरा भी कम नहीं है। ये हैं नॉन फेरस मिनरल्स। जरा बिजली के तारों के बारे में सोचिए। उनमें दौड़ता है कॉपर यानी तांबा, जो अपनी बेहतरीन कंडक्टिविटी की वजह से बिजली को हम तक पहुंचाता है। और फिर है बॉक्साइट। ये वो जादुई पत्थर है जिससे हमें हल्का लेकिन बहुत मजबूत एल्यूमिनियम मिलता है, जो हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक में मौजूद है। और जब बॉक्साइट की बात आती है तो उड़ीसा देश में सबसे आगे है। भारत का लगभग आधा बॉक्साइट यहीं से आता है, जो इसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक पावर हाउस बना देता है। इसके बाद झारखंड और गुजरात का नंबर आता है। अब बात करते हैं एक ऐसे मिनरल की जो धातुओं की दुनिया से थोड़ा अलग है, माइका या अब्रक। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आसान भाषा में कहें तो ये बिजली का जबरदस्त इंसुलेटर है, जो करंट को लीक होने से रोकता है। इसी अनोखे गुण की वजह से हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। और हाँ, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को कैसे भूल सकते हैं? हमारे घरों और इमारतों को बनाने वाला सीमेंट इसी से तो बनता है। साथ ही ये लोहा बनाने की प्रक्रिया में भी एक बहुत जरूरी चीज है, जो स्टील को मजबूती देने में मदद करता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कौन से खनिज कितने जरूरी हैं, तो अगला सवाल ये है कि ये मिलते कहाँ हैं? तो चलिए भारत की कुछ सबसे बड़ी मिनरल बेल्ट्स की एक छोटी सी सैर करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है भारत के पूर्वी हिस्से से, ओडिशा झारखंड बेल्ट में। इस इलाके को देश के मिनरल भंडार का दिल भी कहा जा सकता है। यहाँ हाई क्वालिटी वाला हेमाटाइट आयरन ओर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। और ये सिर्फ भारत के ही काम नहीं आता, बल्कि यहाँ से बड़ी मात्रा में अयस्क, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जो हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं, उस बेल्ट की ओर जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में फैली हुई है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। बिल्कुल ओडिशा झारखंड की तरह ही ये एरिया भी बहुत ही हाई ग्रेड हीमेटाइट के लिए फेमस है। यहां से भी अयस्क की बड़ी खेप विशाखापट्टनम पोर्ट के जरिए जापान और साउथ कोरिया भेजी जाती है। ये दोनों बेल्ट्स मिलकर भारत को स्टील एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनाती हैं। लेकिन भारत का मिनरल मैप यहीं खत्म नहीं होता। कर्नाटक की बल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट अपने आयरन ओर के लिए जानी जाती है, तो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट भी इसमें पीछे नहीं है। और हमें झारखंड की माइका बेल्ट और राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी कॉपर माइंस को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनका इतिहास तो सदियों पुराना है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन खनिजों को धरती से निकालने की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो अब बात करते हैं माइनिंग के दूसरे स्याह पहलू की। यहां हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है तरक्की की चमक, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और कच्चा माल, और दूसरी तरफ है एक डरावनी हकीकत, बर्बाद होती जमीन, जहरीला होता पानी और हवा, और इंसानी सेहत पर मंडराता गंभीर खतरा। माइनिंग जमीन पर गहरे जख्म छोड़ जाती है, उसे बंजर बना देती है।
खदानों से निकला जहरीला कचरा हमारी नदियों और जमीन के पानी में घुलकर उसे पीने लायक नहीं छोड़ता। और हवा में घुलती धूल और जहरीली गैसें वो हर सांस को एक चुनौती बना देती हैं। और इन सब के बीच पिसता है इंसान, वो खनिक जो अपनी जान जोखिम में डालकर धरती का सीना चीरते हैं। उन्हें फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां घेर लेती हैं। खदानों के ढहने का डर हमेशा उन पर मौत बनकर मंडराता रहता है और काम करने के हालात वो अक्सर बेहद अमानवीय होते हैं। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम तरक्की और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बना सकते हैं? स्रोत सामग्री हमें एक दिशा जरूर दिखाती है। देखिए, रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसका समाधान छिपा है सख्त नियमों में और उनके ईमानदारी से पालन में। हमें ऐसे कानून चाहिए जो कंपनियों को पर्यावरण की सुरक्षा और खनिजों की सेफ्टी के लिए जवाबदेह बनाएं। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे और ज़रूरी सवाल से करते हैं। सोचिए, जब वो रिसोर्सेज ही ख़त्म हो रहे हों जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी टिकी है, तो हम अपने भविष्य को कैसे रोशन करेंगे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इस चुनौती की जड़ बड़ी सीधी सी है। देखिए, जिन मिनरल्स को बनने में प्रकृति को लाखों साल लग जाते हैं, उन्हें हम महज कुछ 100 सालों में ही खत्म करने की कगार पर आ गए हैं। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे हम लंबे समय तक जीत ही नहीं सकते। तो हमारे पहले सेक्शन में हम इसी नाजुक नींव को, इसी फाउंडेशन को जरा करीब से देखेंगे। आखिर एक ऐसी इकोनॉमी पर कैसे भरोसा किया जा सकता है जिसकी बुनियाद ही धीरे धीरे खत्म हो रही हो? अब देखिए, जैसे जैसे हम जमीन में और गहराई तक खुदाई करते जाते हैं ना, तो हमारे सामने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पहली तो ये कि बचे हुए मिनरल्स तक पहुंचना बहुत महंगा होता जाता है, और दूसरी उनकी क्वालिटी भी गिरती जाती है। मतलब हम ज्यादा पैसा खर्च करके कम वैल्यू वाली चीज निकाल रहे हैं। ये तो डबल नुकसान वाली बात हो गई। तो सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है? इसका जवाब एक 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी में छिपा है। स्टेप 1, हमें हर मिनरल का बहुत ही प्लान्ड और सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना होगा। स्टेप 2, मेटल्स की रिसाइकलिंग करनी होगी, मतलब कचरे को वापस खजाने में बदलना। स्टेप 3, हमें नए सब्स्टिट्यूट्स यानी विकल्प खोजने होंगे ताकि मिनरल्स पर हमारी निर्भरता कम हो। और चौथा, माइनिंग के लिए बेहतर स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। ये चारों कदम मिलकर ही हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा, मिनरल्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं उस पावर की, उस एनर्जी की जो इन सबको गति देती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं भारत के पारंपरिक पावर हाउस पर, वो इंजन जिन्होंने दशकों से इस देश को चलाया है। और इस पावर हाउस के सिंहासन पर आज भी कोयला ही विराजमान है। ये सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल एम्पायर की रीढ़ की हड्डी है। सोचिए, देश के आधे से ज्यादा बिजली घर इसी से तो रोशन होते हैं। लेकिन हर कोयला एक जैसा नहीं होता, इसकी भी अपनी किस्में हैं। जैसे एंथ्रेसाइट, ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है पर मिलता बहुत कम है। असली काम तो बिटुमिनस करता है, जो कमर्शियल इस्तेमाल में सबसे ज्यादा है। फिर आता है लिग्नाइट, जो कि एक लो ग्रेड भूरा कोयला है, जैसे तमिलनाडु के नेवेली में मिलता है। और सबसे आखिर में है पीट, जिसमें कार्बन सबसे कम होता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोयले की क्वालिटी का सीधा असर उसकी एफिशिएंसी और उससे होने वाले पोल्यूशन पर पड़ता है। और भारत की एनर्जी का दिल वो इन्हीं बड़े बड़े कोयला क्षेत्रों में धड़कता है। नाम है झरिया, रानीगंज, बोकारो और तालचेर। ये सिर्फ खदानें नहीं हैं, ये वो विशाल एनर्जी हब्स हैं जो देश को पावर देने के लिए दिन रात काम करते हैं। कोयले के अलावा 2 और बड़े खिलाड़ी हैं मैदान में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अक्सर ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं जमीन की परतों के नीचे कुछ गुंबद जैसी चट्टानों में फंसे हुए, जिन्हें जियोलॉजिस्ट की भाषा में एंटीक्लाइन कहते हैं। ये दोनों समझ लीजिए कि कजन्स की तरह हैं, पर दोनों के काम अलग अलग हैं। पेट्रोलियम ये एक वर्सेटाइल रिसोर्स है, ये हमारी गाड़ियां भी चलाता है और कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस, ये एक ज्यादा साफ सुथरा फ्यूल है। हमारे शहरों में जो सीएनजी और घरों में जो पीएनजी आती है, वो इसी से चलती है। तो भारत का ये काला सोना यानी पेट्रोलियम आता कहाँ से है? मेनली मुंबई हाई से, जो समंदर में है, और जमीन पर गुजरात और असम के ऐतिहासिक डिगबोई इलाके से। और नेचुरल गैस की बात करें तो मुंबई हाई के साथ साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन एक बहुत बड़े भंडार के तौर पर सामने आया है। अब देखिए, बिजली बनाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है हाइडल पावर, जो रिन्यूएबल है, ये भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम्स में पानी की ताकत से बनती है।
और दूसरा तरीका है थर्मल पावर, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ये कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर पैदा की जाती है। साफ है कि एक रास्ता सस्टेनेबल है और दूसरे का अंत तय है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। जब हमें पारंपरिक स्रोतों की लिमिटेशंस पता हैं, तो भारत अब एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। और इस नई कहानी की कमान है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के हाथ में। और भारत का एनर्जी फ्यूचर बड़ा डाइवर्स है। इसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस, न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ तक कि समंदर की लहरों से बनने वाली टाइडल एनर्जी और जमीन के अंदर की गर्मी से बनने वाली जियोथर्मल एनर्जी भी है। ये एक ऐसी रेंज है जो हमें स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों का भरोसा देती है। और इन सब में सोलर एनर्जी शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत की जो ट्रॉपिकल लोकेशन है ना, उसकी वजह से हमें धूप का वरदान मिला है। जरा सोच के देखिए, हमारे रेगिस्तानों का बस एक छोटा सा हिस्सा पूरे देश को बिजली देने के लिए काफी सोलर एनर्जी पैदा कर सकता है। यही पोटेंशियल सोलर को भविष्य की दौड़ में सबसे आगे रखता है। अच्छा, एक दिलचस्प फैक्ट, जब विंड एनर्जी की बात आती है तो तमिलनाडु का नाम सबसे ऊपर आता है। पता है क्यों? क्योंकि देश का सबसे बड़ा विंड फार्म वहीं पर है। और हाँ, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कोस्टल राज्य भी इस विंड एनर्जी रेवोल्यूशन में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। अब बात करते हैं बायोगैस की, जिसे हम आमतौर पर गोबर गैस भी कहते हैं। इसका एक डबल फायदा है जो इसे बहुत खास बनाता है। एक तरफ तो ये क्लीन एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्स है, और दूसरी तरफ इसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है वो खेतों के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल खाद का काम करता है। मतलब एनर्जी भी और खेती को भी फायदा। फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी, एक और पावरफुल ऑप्शन। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए जरूरी फ्यूल यूरेनियम और थोरियम हमारे देश में ही मौजूद हैं। झारखंड और राजस्थान की चट्टानों से लेकर केरला के समुद्री किनारों की रेत तक में ये मिलते हैं। ये हमें एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने का एक और रास्ता दिखाते हैं। और भारत की एनर्जी की तलाश यहीं नहीं रुकती। हम खंबात की खाड़ी में समंदर की लहरों की ताकत यानी टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लद्दाख की पूगा वैली में जमीन के अंदर की गर्मी यानी जियोथर्मल एनर्जी से भी बिजली बना सकते हैं। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं जो आज हकीकत बन रही हैं। तो हमने एक लिमिटेड पास्ट से एक रिन्यूएबल फ्यूचर तक का सफर देखा, लेकिन असली चुनौती अब है आज की एनर्जी जरूरतों को पूरा करते हुए कल की हकीकत के लिए तैयार रहना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो सबसे पहले एक बुनियादी बात को समझते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन ये किसी भी देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ होते हैं। सोचिए, इन्हीं पर तो कारखाने चलते हैं, शहर रोशन होते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी आगे दौड़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत की इंडस्ट्रियल पावर के आधार से, यानी कि लौ अयस्क से। अरे भाई, स्टील से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरी तक सब कुछ इसी पर तो टिका है। पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी संसाधन भारत में आखिर मिलता कहाँ है? तो देखिए, भारत में लौह अयस्क जो है ना, वो मुख्यतः 3 बड़े इलाकों में मिलता है। सबसे पहले पूर्व में उड़ीसा झारखंड बेल्ट, फिर मध्य भारत में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, और दक्षिण की तरफ चलें तो कर्नाटक की बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर तुमकुलू बेल्ट। ये नाम सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये वो पावर हाउसेज हैं जो हमारे देश के स्टील उद्योग को असली ताकत देते हैं। अच्छा, अब लोहे का काम तो समझ आ गया, लेकिन इन सब उद्योगों को चलाने के लिए चाहिए जबरदस्त एनर्जी। तो अगला सवाल सीधा सा है, ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो भाई, भारत में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनों से। यही तो है जो हमारे देश को असल में पावर देते हैं। और जब बात कोयले की हो तो भारत के पूर्वी हिस्से के कुछ नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जैसे झरिया, रानीगंज और बोकारो। ये सिर्फ खदानें नहीं हैं, समझिए ये वो एनर्जी हब्स हैं जहां से देश की ऊर्जा की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी होती है। ठीक है, कोयले के बाद अब आते हैं तेल पर। यहाँ 2 नाम बहुत जरूरी हैं। एक है मुंबई हाई, जो समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा तेल का भंडार है, और दूसरा है असम का डिगबोई। पता है, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1 सदी से भी ज्यादा समय से यहाँ से तेल निकाला जा रहा है। तो कोयला और तेल तो हो गए, लेकिन इनके अलावा भी भारत अपनी बढ़ती एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक और बहुत ही शक्तिशाली सोर्स की तरफ देख रहा है, और वो है परमाणु ऊर्जा। इसे अक्सर भविष्य की ऊर्जा भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आखिर हैं कहाँ।
तो देखिए, भारत के कुछ सबसे जरूरी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में शामिल हैं राजस्थान का रावतभाटा, तमिलनाडु का कलपक्कम और महाराष्ट्र का तारापुर। ये प्लांट्स दिन रात 24 घंटे क्लीन एनर्जी बनाकर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं और वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। लेकिन असली चैलेंज ये नहीं है। असली सवाल तो ये है कि हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे कैसे करें कि देश का विकास भी हो और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। यहीं पर सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल सीधा सा है और हम सबको इस पर सोचना चाहिए। इस सतत विकास को हकीकत में बदलने के लिए आखिर करना क्या होगा? देखिए, इसका जवाब इन 3 सिंपल प्रिंसिपल्स में छिपा है। पहला, विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना होगा। दूसरा, संरक्षण, यानी हमें इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। यही है हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता। तो संक्षेप में कहें तो भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन हमारी ताकत तो हैं, लेकिन उनका समझदारी से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी सोच के साथ आज का हमारा ये एनालिसिस यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो, जानकारी भरी लगी हो, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसे ही एनालिसिस के लिए ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जब आप इसे शेयर करते हैं तो ये सिर्फ हमारी मदद नहीं होती, बल्कि ये उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद करता है जो शायद अभी भी आसान और भरोसेमंद स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, आपका सिर्फ एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।